हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल मंदी मैथ्स में। प्रैक्टिस बैच की सीरीज़ के अंदर अपनों ने 3 लेक्चर डिस्कस कर लिए थे। आज लेक्चर नंबर 4 अपने डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर हम 37 क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 38 देखिए क्या है। ये कह रहा है कि 8 क्यूब अगर इन सबको जोड़ दिया जाए, जिसमें हर क्यूब की साइड 5 सेंटीमीटर है, अगर इनको कंबाइन कर कर एक के सामने दूसरा एक आगे एक साथ जॉइंट किया जाए, तो जो घनाभ बनेगा, जो क्यूबॉइड बनेगा, उसका आपको टोटल सरफेस एरिया बताना क्या है। देखो कैसे करेंगे क्वेश्चन को। 8 क्यूब हैं, अगर हर किसी की साइड 5 है, जैसे ये मान लो ये साइड हो गया 5, ये साइड होगी 5, ऐसे दूसरा साइड हो गया, ये कितना हो गया 5। ऐसे जब आप 8 बनाओगे तो हर एक की साइड अगर 5 है तो 8 के हिसाब से ये साइड होगी 5 इंटू 8 हो गया 40। इसका मतलब जो क्यूबॉइड हम बना रहे हैं, जो घना बना रहे हैं, उसकी लंबाई कितनी होगी 5 इंटू 8 कितनी होगी 40। चौड़ाई की बात करें, चौड़ाई हमेशा ये फिक्स रहेगी, ये कितनी है 5, और इसकी ऊंचाई भी हमेशा फिक्स रहेगी, वो कितनी है 5। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में अगर तीनों में कोई एक वैल्यू अलग अलग है तो वो हमेशा क्यूबॉइड ही बनेगा। तो वो क्या बनेगा, हमेशा क्यूबॉइड बनेगा। और इसका एरिया आपको बताना है। इसका अगर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो टीएस से क्या होता है, इसका टोटल सरफेस एरिया ये होता है 2 LB प्लस BH प्लस HL। LB कितना होगा यहाँ, ये होगा 200। नेक्स्ट BH कितना हो गया 25। अगर LH की बात करें तो ये भी कितना हो गया 200। 200 200 400 425 और इसका डबल किया तो 850 सेंटीमीटर स्क्वायर इस क्वेश्चन का हो जाएगा आपका आंसर। आपको इस क्वेश्चन के अंदर क्या रखना है दिमाग के अंदर कि जब आप क्यूब को आपस में जोड़ते हैं तो लेंथ जो है वो प्लस हो जाती है। जैसे 8 क्यूब की जगह 4 क्यूब होते हैं तो लेंथ होती है 5 इंटू 4 20। इसका बी और एच हमेशा सेम रहेगा, बी 5 ही रहेगा और एच भी कितना रहेगा 5। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये अलजेब्रा का क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि कोई एक पॉलिनोमियल है, व्यंजक मतलब पॉलिनोमियल, अगर उसको हम x प्लस 1 से डिवाइड करें तो इसका जो रिमाइंडर है वो x, जो इसका क्वोशिएंट है वो आता है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, और रिमाइंडर कितना आ रहा है 3। ये किसके बराबर है। हमें पता है कि भाज्य जो है, भाज्य वो किसके बराबर होता है, भाज्यक इंटू भागफल प्लस शेषफल, प्लस शेषफल। देखो भाज्य का मतलब डिविडेंड, भाज्यक का मतलब डिवाइजर, भागफल मतलब क्वोशिएंट, और शेषफल मतलब रिमाइंडर। भाज्यक वो है जिससे हम भाग दे रहे हैं। भाग किसका आप दे रहे हैं, x प्लस 1 द्वारा विभाजित करने पर x प्लस 1। भागफल कितना आ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। शेषफल कितना आ रहा है 3। अगर आप यहां से इसको देखें ध्यान से तो a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये जो रिजल्ट है ये कितना हो गया a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर का जो रिजल्ट है ये हो गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो एक्स क्यूब प्लस 1, ये तो हो गया यहाँ से यहाँ तक का रिजल्ट, प्लस 3, ये कितना हो गया एक्स क्यूब प्लस 4। इस क्वेश्चन का फाइनल हो जाएगा आपका आंसर। इस क्वेश्चन के अंदर ये कॉम्बिनेशन आपको दिमाग के अंदर रखना है कि डिविडेंड जो है वो क्या है, डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप। कर्नाटक एक्सप्रेस 5 बजे पर बेंगलोर से छूटती है और 9 बजे धर्मावरम पहुंचती है। कुर्ला एक्सप्रेस 7 बजे धर्मावरम से छूटती है और 10:30 बजे बेंगलोर पहुंचती है। किस समय पर दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे को मिलेंगी। 5 बजे से 9 बजे, इसका टाइमिंग देखो आप, 5 से 9 बजे, 5 से 9, ये कितने घंटे हो गए, ये हो गया 4 घंटे। ये कहाँ से कहाँ तक जाती है, कर्नाटक एक्सप्रेस पर बेंगलोर से छूटती है, बेंगलोर से लेकर
धर्मावरम तक जाती है। ये हो गया टाइमिंग। दूसरे का टाइमिंग क्या है, एक कुर्ला एक्सप्रेस जो है वो 7 बजे चलती है और 10:30 बजे पहुंचती है, 10:30 बजे, और ये पहुंचती है बेंगलोर, कुर्ला से बेंगलोर। किस समय पर दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे को क्रॉस करेंगी? देखो 7 से 10:30 का जो टाइमिंग है वो हुआ 3.5 घंटे, 3.5 घंटे को आप लिखते हो 7/2। अब जब हम टाइम का एलसीएम लेते हैं इस क्वेश्चन के अंदर, सबसे खास बात क्या है, टाइम का जब आप एलसीएम लेते हैं तो हमारे पास आता है डिस्टेंस। 4 और 7 का एलसीएम लेने पर ये कितना आ गया, 28, और ये हो गया एचसीएफ 1। 28 को 4 से गुणा करेंगे तो स्पीड कितनी हुई, 7 घंटे। 28 को 7 से डिवाइड किया, 4 और 2 ऊपर चला गया, ये हो गया 8। मतलब इनकी स्पीड 7 और 8 है, 7 और 8 के हिसाब से ये ऐसे आ रहे हैं वापस एक दूसरे की तरफ। इन क्वेश्चनों को करने के लिए सबसे बेस्ट जो पॉइंट आपको क्वेश्चन के अंदर दिमाग के अंदर रखना है वो क्या है, इनका स्टार्टिंग का जो टाइम है ये सेम होना चाहिए। देखो आप, एक रेलगाड़ी कितने बजे चल रही है, 7 बजे, एक कितने बजे चल रही है, 5 बजे, तो 5 और 7 दोनों को 7 बजे अपने को करना है। स्टार्टिंग टाइम दोनों का सेम रहना चाहिए। अब पहले वाली रेलगाड़ी को देखो, अगर ये 7 की स्पीड से चल रही है तो ये 7 बजे तक 14 किलोमीटर चल चुकी होगी। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, देखो ये 7 की स्पीड से गई, 2 घंटे में ये 14 किलोमीटर चलेगी। जो 28 किलोमीटर का डिस्टेंस था अब वो 14 रह गया। 14 कब रहा, जब सुबह के 7 बजे में। अब 7 बजे पहली रेलगाड़ी भी जा रही है, दूसरी भी जा रही है। अब 7 में ये किस स्पीड से आ रही है, 7 से, और ये आ रही है 8, अपोजिट स्पीड से आ रहे हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, प्लस। तो अगर सुबह 7 बजे के बाद इनको कवर करें तो 7 + 8 कितना होगा, 15, और इंटू मिनट के हिसाब से देखें तो ये टाइमिंग आवर्स में आएगा, ये होगा इंटू 60 मिनट, मतलब 4, ये होगा 56 मिनट। इसका मतलब ये जो रिजल्ट आया ये 7 बजे के बाद आया। 7 बजे में अगर अपने 56 मिनट ऐड कर दें तो हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो आएगा 7:56 PM। इस क्वेश्चन के अंदर सबसे खास बात आपने क्या सीखी, टाइम का एलसीएम लेने पर डिस्टेंस आता है। दूसरी बात, स्पीड का एलसीएम लेने पर डिस्टेंस आता है। जब हम क्वेश्चनों को आपस में देखते हैं तो स्टार्टिंग का टाइम दोनों का क्या रहना चाहिए, सेम। एक 5 से 9 है, दूसरी 7 से 10:30 है, तो पहले 5 बजे वाली जो ट्रेन है उसे हम 2 घंटे चलाएंगे, 7 बजे तक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, समान आयतन वाले दो वर्ताकार बेलनों की ऊंचाइयां 1:3 के अनुपात में है, उनकी त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात करें, उनकी रेडियस का रेशो बताना है। तो बेलन का मतलब क्या हुआ, V πr²h, बेलन मतलब बेस एरिया इंटू हाइट, ये हो गया r और ये कितना हो गया h, बेस एरिया इंटू हाइट। जब आप रेशो बनाते हैं तो कांस्टेंट आपस में दोनों साइड में कट जाएंगे। इसका मतलब अगर ये कह रहा है समान आयतन, आयतन सेम रहने चाहिए और उनकी ऊंचाई का जो रेशो है वो 1 और 3 है। देखो आप, अगर ये सेम रहने चाहिए तो इसका मतलब यहाँ जो आप r² का रिजल्ट लिख रहे हैं वो 3 और 1 आना चाहिए। कुल मिला के बात ये है, अगर r² का रिजल्ट 3 और 1 है तो इसका मतलब, तो यहाँ से r² का मतलब r1/r2 का स्क्वायर, दो रेशो बना रहे, तो यहाँ से r1 और r2 का जो रेशो है वो कितना आ जाएगा, √3 और 1। तो फाइनल आंसर क्या आ गया, डी ऑप्शन 3 है। देखो आप, ऊंचाई 1 और 3 में है, 1 3 को 1 1 बनाने के लिए, रेशो बनाने के लिए 3 और 1 होना चाहिए, उल्टा होना चाहिए। जैसे 5/2 है तो 2/5 होना चाहिए, 4/9 है तो 9/4 होना चाहिए। फिर आपने देखा कि जो रिजल्ट आपका 3 और 1 का आ रहा है वो r² का आ रहा है, तो इसका मतलब r का अगर रेशो बनाना जाएगा तो वो √3 और 1 होगा। क्लियर है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। अब यहाँ मैं आपसे एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछता हूँ। देखो आप मुझे इस क्वेश्चन का जवाब देना। मैं आज आपसे 2 क्वेश्चन पूछूंगा। एक क्वेश्चन मेरा पहला यहाँ से है कि अगर इस क्वेश्चन में वॉल्यूम सेम दे रखा है, समान आयतन, ठीक है, वॉल्यूम सेम है, ऊंचाइयों की जगह त्रिज्या लिखा हो, त्रिज्या का जो अनुपात है, त्रिज्याओं का जो अनुपात है रेडियस का, वो दे रखा है आपको 1:3, ठीक है, 1:3। आपसे यहाँ त्रिज्या की जगह ऊंचाई का रेशो पूछा जाए। अब मुझे कमेंट के थ्रू बताना कि ऊंचाई का रेशो क्या होगा, और ये इन 4 ऑप्शनों में तो होगा नहीं, कोई और ऑप्शन होगा, कोई और रिजल्ट होगा, उसका आंसर बताना कि
क्वेश्चन है समान आयतन वाले दो वर्ताकार बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात 1:3 है, उनकी ऊंचाइयों का अनुपात ज्ञात करें। क्लियर है? इसका आंसर आप मुझे बताओगे कमेंट के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप क्या है। ये क्वेश्चन है नंबर ऑफ जीरोस का। ये आपको नंबर सिस्टम के अंदर पढ़ाया जाता है। ये अगर दो नंबर्स हैं आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दो ब्रैकेट, इसके अगर आप इनको मल्टीप्लाई करो तो लास्ट में कितनी जीरो होंगे। तो इस तरह के क्वेश्चनों में सबसे पहले कॉमन लो आप। यहाँ कॉमन लिया 3 की पावर 121। अगर 3 की पावर 121 कॉमन लिया तो यहाँ 2 3 बचे, तो 3 का स्क्वायर हो गया। 122 में 21 लिया, 1 रह गया और ये पूरा 1 आ गया। यहाँ 2 की पावर 119 कॉमन ले लिया, यहाँ कितना बचा, 2 की पावर 2, 2 की पावर यहाँ 1 और ये 1। 3 की पावर 121 इंटू ये कितना हो गया, 9 में से 4 गए 5, ये कितना आ गया 2 की पावर 119 और ये 4 में से 3 गया 1। नंबर ऑफ जीरोज जो है, अगर शून्यों की संख्या बात करें, शून्य का मतलब क्या हुआ, शून्य की संख्या का मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि नंबर जो है वो 10 का मल्टीपल होना चाहिए। भाई 10 का मल्टीपल होगा तो 10 का मल्टीपल के फैक्टर करें तो 2 और 5 होने चाहिए। 2 और 5 की मिनिमम पावर पर डिपेंड करता है ये मिनिमम पावर जैसे किसी में 2 की 3 बार आ रहा है, 5 एक बार आ रहा है, तो शून्य जो होंगे, जीरो जो होंगे इसके अंदर 1 होंगे। किसी में 2 जो है वो 100 बार आ रहा है और 5 जो है वो 10 बार आ रहा है, तो शून्यों की संख्या होगी 10। अगर दोनों सेम है तो जैसे 2 की पावर यहाँ 4 है और यहाँ 5 की पावर भी 4 है, तो यहाँ शून्यों की संख्या कितनी होगी, 4। अब आप देखो कि आपके पास जो क्वेश्चन है उसमें 2 तो 119 बार आ रहा है, 5 जो है वो 1 बार आ रहा है, तो इसका मतलब 5 का एक कॉम्बिनेशन तो इसके साथ बनेगा, बाकी नहीं बनेंगे। इसका मतलब इसकी जो मिनिमम जीरो जो है इसकी पावर पर डिपेंड कर रही है। इसका मतलब यहाँ जो जीरो की संख्या आएंगी वो कितनी आएंगी, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। ये कह रहा है किसी बिन के अंश में, बिन का अंश का मतलब क्या है, अगर इसके न्यूमरेटर के अंदर 150% की वृद्धि और इसके हर में 300% की वृद्धि कर दी जाए तो रिजल्ट जो है वो 5/18 मिलता है। आपको बताना है ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या है। देखो ओरिजिनल फ्रैक्शन हमने मान लिया x/y, जिसका रिजल्ट अपने को निकालना है, ये ओरिजिनल फ्रैक्शन है। इसका अंश मतलब ऊपर वाली संख्या की बात कर रहा है। 150% की वृद्धि, 150% मतलब 100 में 150 जोड़ा तो कितना हुआ, 250। भाई जब आप इंक्रीमेंट लिखते हैं तो आप 100 में जोड़ते हैं। अगर आप डाउन करते हो, देखो हाईएस्ट आप 100 में 100 कम कर सकते हैं तो 0 हो गया। जैसे आपने 100 में 80% डाउन किया, कमी किया, तो वहां ऊपर लिखेंगे 20। अगर 80% इंक्रीमेंट की बात कर रहा है तो वहां लिखेंगे 180। अब ये कह रहा है कि डिनोमिनेटर के अंदर हर के अंदर आपने 300% बढ़ा दिया। 300%, 100 + 300 कितना हो गया, 400। अब इसके अंदर जब आपने चेंजेस किए तो ये रिजल्ट नो डाउट ये चेंज होगा ही होगा। ये चेंज होके मिला आपको 5/18। आपको ये बताना है कि ओरिजिनल क्या था। देखो ये आपस में कट गए, ये हो गया 5 1, ये हो गया 25 और ये 2 से कट गया, ये कितना आ गया 9 और ये कितना हो गया 20। इसका मतलब यहाँ नेक्स्ट जो है ये आ गया 5, ये आ गया 4, ये 4 इधर चला जाएगा, 9 इधर है ही, तो फाइनल रिजल्ट जो है x/y का वो कितना आ गया, 4/9। 4/9 इस क्वेश्चन का हो जाएगा आपका आंसर। 0 0 कट गया, 5 आ गया, उधर से 2 और ये 20, फिर 4 और 4/9 इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा। बात समझ गए आप। अगर कमी होगी तो 100 में कम करेंगे, अगर वृद्धि है तो 100 में बढ़ा के लिखेंगे। भाई अगर आपको ये सेशन समझ में आता है बहुत अच्छे से तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर भी किया करें अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर, ताकि हमें भी एक तरह का मोटिवेशन मिले। और अगर हम इसको 2 महीने कंटिन्यू सीरीज को करके, मैंने ये कल भी बात बोली थी, हम लगभग 800 900 1000 क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे, जो आपके ग्रुप डी के अंदर SSC CHSL में, आपका NTPC मेंस में और वीडियो मेंस में आपको बेनिफिट देंगे ही देंगे। क्लियर है? और इन सभी क्वेश्चनों की PDF हमारे ऐप पर डाउन मिल जाएंगी और आप इसे प्ले स्टोर पे आप डाउनलोड कर सकते हैं मेहंदीप मैथ्स नाम से। ठीक है, वहाँ लाइव और रिकॉर्डेड बैच भी हैं। अगर किसी बच्चे को पूरा डिटेल के अंदर पढ़ना है बेसिक से, वो वहाँ के रिकॉर्डेड बैच भी ले सकता है। नेक्स्ट देखिए आप क्वेश्चन। ये करें अभाज्य गुणनखंड की संख्या ज्ञात करें। अभाज्य गुणनखंड की संख्या ज्ञात करें। प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टर का मतलब क्या है, सबसे जिसके फैक्टर नहीं होते, जैसे 2 3 और 5, इसकी पावर कितनी होगी, ये होगी 26। 25 को हमने लिख दिया 5 का स्क्वायर, ये कितना होगा 51। 12 को लिख दिया 4 × 3, 4 को लिखा 2 का स्क्वायर × 3 और ये पावर कितनी होगी 23।
क्योंकि 2, 3, 5, 7 ये सारे के सारे प्राइम में चेंज होंगे, प्राइम नंबर में चेंज कर दो। अब यहाँ अगर इनकी पावर काउंट करें, देखो यहाँ 2 की पावर 1, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1, जब ये 26 से गुना होगा तो 1 1 3 और 26 इंटू 3 हो गया 78, 78 तो ये हो गया, और इन दोनों को जब आपने मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 102। यहाँ 2 और 1 हो गया 3, 3 को 23 से गुना किया तो 69। इसका मतलब लास्ट में तो होना चाहिए 9, 13 और 14 और ये हो गया 2। तो इसका मतलब नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स जो होंगे क्वेश्चन के अंदर वो 249 इसका फाइनल आंसर होगा। क्लियर है? सबसे पहले बेस को प्राइम फैक्टर में बदलो, उनकी पावर का टोटल करो, वो हमारा फाइनल रिजल्ट होगा। ये नंबर सिस्टम में फैक्टर के अंदर पढ़ाया जाता है। अब देखो ये क्वेश्चन आ गया ट्रिग्नोमेट्री का, और ये क्वेश्चन CHSL 2019 के अंदर आया है। अगर यहां से देखें ये क्वेश्चन, ये कह रहा है 7 कोसेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर। देखो कोसेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर का स्क्वायर में आपस में कोई भी रिलेशन नहीं होता। कोसेक का कोट के साथ होता है, सेक का टेन के साथ होता है, लेकिन हमें यह पता है कि कोसेक और सेक दोनों इक्वल होंगे अगर इनका एंगल सम 90 डिग्री है। तो इसका मतलब अगर हम CO हटा दें तो इसकी जगह हम सेक की स्क्वायर 53 लिख सकते हैं। ये बात समझ में आ गई? दोबारा से समझो, देखो क्या है, कोसेक का कोट के साथ रिलेशन होता है, कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर होता है 1, लेकिन कोसेक का टेन के साथ कोई रिलेशन नहीं है। कोसेक का सेक के साथ रिलेशन कॉम्प्लीमेंट्री होता है। कोसेक और सेक दोनों सेम तब होते हैं जब एंगल सम 90 डिग्री हो। अगर एक 57 है तो दूसरा क्या होगा 53, CO हटा देंगे, सेक की स्क्वायर 53 माइनस 10 स्क्वायर 53 नहीं सॉरी 33, क्योंकि दोनों का टोटल क्या रहना चाहिए 90 डिग्री। 10 स्क्वायर कितना होगा 33। अब देखो ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा का रिजल्ट हो गया 1, मतलब यहां तक का जो रिजल्ट है वो आ गया 7। अब हम इसकी बात करते हैं 2 साइन 90, साइन 90 एक स्पेशल एंगल है, इसका रिजल्ट होता है 1, तो ये हो गया 2 माइनस 4, देखो y भी आ रहा साथ में y, 10 10 10 10 या कोट कोट 10, ध्यान से सुनो, 10 10 या कोट कोट मल्टीप्लाई में है, डिग्री दोनों की सेम है, पावर एंगल सम 90 डिग्री है, रिजल्ट हमेशा 1 होता है। 10 52 10 38 दोनों मल्टीप्लाई में है, ऐसा ही इसकी जगह कोट भी लिखा जा सकता था, दोनों की पावर 2 है। 52 38 का टोटल 90 है, दोनों मल्टीप्लाई में है, पावर सेम है, एंगल सम 90 डिग्री है, 10 10 या कोट कोट हो, हमेशा रिजल्ट होगा 1। इसका मतलब यहाँ 10 स्क्वायर 52 और 10 स्क्वायर 38 का रिजल्ट 1, तो इसका मतलब ये 4y ही हुआ। और ये रिजल्ट राइट साइड में क्या लिखा है y/2, ये 4y हो गया, 4 को इधर शिफ्ट कर देंगे, 7 और 2 कितना हो गया 9, 4 प्लस 1/2, इसको अपने 4 से 1/2 लिख सकते हैं, ये हो गया 9/2y, ये आपस में कट गया, y का रिजल्ट यहाँ से कितना आ गया 2, y का फाइनल रिजल्ट यहाँ से कितना आ गया 2। अब आप समझ गए होंगे क्वेश्चन। एक सेकंड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब क्या है। ये क्वेश्चन है आपका फ्रैक्शन का, x की वैल्यू हाफ दे रखी है और इसका रिजल्ट आपसे पूछा गया है। देखो अगर x की वैल्यू हाफ अपने यहाँ रखें इस जगह पर 1/2, ये 2 तो ऊपर चला गया, तो ये रिजल्ट हुआ 2 ऊपर चला जाएगा, 1 जब 1 को आप 1/2 से डिवाइड करेंगे तो इसका रिजल्ट आएगा 2, यहाँ से 2 और 1 ये रिजल्ट हो गया 3। अब ये 3 ऊपर चला जाएगा, यहाँ ये 3 चला गया, यहाँ 3 और 1 कितना हो गया 4, और x प्लस 3/4 का मान, अच्छा x का मान 1/2 है ही, x का यहाँ से फाइनल रिजल्ट आ गया x प्लस 3/4, x का मान कितना 1/2 प्लस 3/4, 4 एलसीएम ले लो या 4 बनाने के लिए ऊपर नीचे 2 से गुना कर दो, 2 और 3 कितना हो गया 5, नीचे कितना आ गया 4, फाइनल आंसर आ गया 5/4। दोबारा से समझो, नीचे x 1/2 है, जब आप 1 को 1/2 से जब डिवाइड करेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, नीचे आ गया 1 और 2 3, 1 प्लस 1/3, 3 ऊपर चला गया, फाइनल रिजल्ट आपके पास यहाँ से कितना आ गया 2 3, 3/4 और 1/2, 75% और 50% मतलब 125%, 5/4। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ये कह रहा है आयत की लंबाई को 60% अगर बढ़ा दिया जाए तो समान क्षेत्रफल रखने के लिए इसकी चौड़ाई को कितने % कम करना पड़ेगा। देखो दो तरीके हैं, एक होता है ए बी रूल, ये क्लास के अंदर पढ़ाया जाता है डिटेल के अंदर। हमें पता है कि आयत का जो क्षेत्रफल है वो L इंटू बी होता है। अगर इसके एरिया को लंबाई को 60% बढ़ाया जाए, 60% बढ़ाने का मतलब कितना हुआ 3/5 प्लस चौड़ाई को कितना कम करें कि ये फिक्स रहे, ये फिक्स रहना चाहिए बस। इसका मतलब यहाँ प्लस है तो यहाँ लिखेंगे माइनस, ऊपर वाली संख्या सेम लिखते हैं 3 का 3, दोनों को ऐड कर दो 3 और 5 8, 1/8 होता है 12.5, 12.5 का 3 गुना कितना हुआ 37.5% आपको डाउन करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन का हो गया फाइनल आंसर। अब ए बी रूल बहुत कम बच्चों को आता होगा, स्पेशली उनको तो आता होगा जो पढ़े हुए हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन। अगर मान लो आपको ये कंसेप्ट नहीं आता तो इसको आप रेशो बना के भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। रेशो बना के कैसे, जैसे आयत की लंबाई को अपने लिखा 60%, 60% आपने बढ़ा दिया, 60% का मतलब कितना हुआ 3/5, इसका मतलब 5 से 3 बढ़ाया तो कितना कर दिया 8। चौड़ाई कितना कम करें, चौड़ाई का हमें रिजल्ट पता नहीं है यहाँ, लेकिन यहाँ से हमें मिलेगा क्षेत्रफल। क्षेत्रफल जो है वो फिक्स रहना चाहिए 1:1। अब आप सोचो कि 1:1 कब आएगा भाई, किसी रेशो के अंदर 5 8 को 1:1 में करना है तो इसका मतलब 8 यहाँ आना चाहिए और 5 यहाँ आना चाहिए, तब भी तो 40 और 40 का रेशो बनेगा। दो वैल्यू आपस में चेंज कर दो आप तो रेशो हो गया सेम। 8 से 5 किया, पहली बात तो डाउन होगा, लेकिन इसने पहले बोल रखा कितना कम करें, 8 से 5 किया तो कितना कम किया 3, किसके रिस्पेक्ट में 8 के रिस्पेक्ट में। 1/8 होता है 12.5, ये हो गया 37.5% डाउन आपको करना पड़ेगा। ये फाइनल आंसर हो गया। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ आप, क्वेश्चन नंबर 48। निम्न समीकरण में किसका मूल वास्तविक है। अब ये जो क्वेश्चन है, देखो जब आपको क्वेश्चन डिजाइन किए जाते हैं तो एग्जामिनर को भी पता होता है कि कौन सा क्वेश्चन बच्चे को आएगा और कौन सा क्वेश्चन नहीं आएगा। जैसे अब ये क्वेश्चन है, ये मुश्किल से 10-15% बच्चों को क्वेश्चन आता होगा अगर आप इसकी ग्रुप डी और इनकी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए कंसेप्ट है 10th क्लास के अंदर पढ़ाया जाता है नेचर ऑफ रूट्स। उसके अंदर डी जो है डी डिस्क्रिमिनेंट होता है जिसकी वैल्यू होती है b² - 4ac। अब ए बी सी इसकी जो वैल्यू है अगर ये वास्तविक है, अगर आपको ये रियल शो करना है तो ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। अब यहाँ ए बी सी का ये मैं समझा देता हूँ। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म ax² + bx + c = 0 होती है। ए क्या है, a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर a 0 के बराबर हुआ तो ये x² तो 0 हो जाएगा। आपका आंसर bx + c होगा, लीनियर होगा, रैखिक समीकरण होगा। हमें यहाँ द्विघात समीकरण की बात कर रहे हैं तो a की वैल्यू कुछ भी हो सकती है प्लस माइनस, लेकिन 0 नहीं होनी चाहिए। समझ गए। अब ये कह रहा है इसका जो नेचर ऑफ रूट्स, जो इसके सॉल्यूशन अल्फा बीटा, वो b² - 4ac का जो रिजल्ट है वो 0 या 0 से ज्यादा होना चाहिए। अब आप देखो, अगर हम पहले वाले में देखें, फर्स्ट वाले को चेक करें, ax² का गुणांक b 2 आ गया, b का मान कितना आया -7, विद साइन होता है, c क्या है कांस्टेंट 5। अब वैल्यू लिखो आप b² - 4ac, -7 का स्क्वायर किया तो 49, 4ac, ये हो गया आपका 10 और 40, ये हो गया आपका 9 जो 0 से बड़ा है। इसका मतलब ये पॉसिबल है, इसका मतलब हमारा फर्स्ट ही आंसर आ गया। लेकिन मैं आपको एक ऑप्शन नेक्स्ट वाला भी बता देता हूँ, इसी के बेस पे बाकी होंगे। अगर इसको चेक करें इस वाले को तो b² तो हो गया 9, -3 का स्क्वायर, -4ac, ये रिजल्ट आपका आया माइनस में, क्योंकि माइनस का 32 हो गया, ये हो गया गलत। इसका मतलब इसके जो रूट्स हैं वो इमेजिनरी हैं, इससे क्वाड्रेटिक पॉसिबल नहीं है। तीसरा रिजल्ट देखें, तीसरा ऑप्शन देखें, इसका b² देखें तो b² ये हो गया 16 -4ac, ये भी माइनस में चला गया, पॉसिबल नहीं है। यहाँ की रिजल्ट देखें तो b² 1 -4ac, तो ये भी माइनस में चला गया, पॉसिबल नहीं है। अगर आपका b² - 4ac, जिसे डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, अगर ये 0 या 0 से बड़ा है तो आपका आंसर यस है, अगर 0 से कम है तो आंसर नो है। ये ध्यान रखना, बहुत अच्छा पॉइंट है ये। यहाँ क्वेश्चन आ जाओ, ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। एक कॉम्बिनेशन आपको दे रखा है, आपको यहाँ से k की वैल्यू बतानी है क्या होगी। देखो ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए आप वैल्यू पुट कर सकते हैं, आप मैजिक नंबर से कर सकते हैं, आप एक्सप्रेशन को सॉल्व करके भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि क्वेश्चन कैसे पूछा गया। जैसे अब ये क्वेश्चन है,
इसके अंदर अगर हम इसका रेशनलाइज करें वो सबसे इजी है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है सेक थीटा माइनस टेन थीटा, नीचे लिखा हुआ है देखो सबसे पहले ये देखो 1/sec माइनस टेन। हमें पता है कि अगर हम सेक प्लस टेन से मल्टीप्लाई कर दें, सेक प्लस टेन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो ऊपर तो रिजल्ट आ गया, मैं पहले सिर्फ इसको सॉल्व कर रहा हूँ। ऊपर तो रिजल्ट आ गया आपका सेक थीटा प्लस टेन थीटा, नीचे रिजल्ट आया सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर। ये रिजल्ट होता है सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर होता है एक, शुरुआत के अंदर मैंने बताया भी था। इसका मतलब अगर इसका जो आंसर आया वो आया आपके पास सेक थीटा प्लस टेन थीटा माइनस 1/cos होता है सेक, ये सेक हो गया ये वाला रिजल्ट। ये किसके बराबर है, ये सेक इंटू के बराबर है। देखो ये आपस में कट गया, आपके पास ये और ये बचा। अब हम क्वेश्चन में आगे देखा तो इसके जो 10/sec भी इसका आंसर यस है, लेकिन 10/sec जो है वो ऑप्शन में नहीं दे रखा। ऑप्शन में साइन की वैल्यू दे रखी है एक थर्ड ऑप्शन में। अगर किसी ट्रिग्नोमेट्री में कुछ समझ में ना आए तो दिए गए एक्सप्रेशन को साइन कोस में बदल दो। जैसे लेफ्ट हैंड साइड में 10 है तो उसको हमने लिखा sin/cos, क्लियर। और इससे लिखा 1/cos और ये k है ही, कोस कट गया, यहाँ से k का रिजल्ट कितना आ गया sin थीटा। इस क्वेश्चन का हो गया आपका आंसर, k का मान कितना आ गया sin थीटा। फाइनल इस क्वेश्चन का हो जाएगा आपका आंसर। अब आ जाओ आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ असाइनमेंट, लेकिन इससे मिलता जुलता एक क्वेश्चन मैं आपको समझा दूंगा। मैंने 2 क्वेश्चनों के असाइनमेंट दिए, एक तो मैंने आपसे ये आपको सॉल्व करना है, और जरूरी नहीं कि इसका ऑप्शन जो है इन चारों में हो सकता है क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक भी लग रही है शायद। अगर नहीं हुआ, हो सकता है इन चारों में अगर नहीं हुआ तो ई में जो रिजल्ट होगा वो आप मेरे को कमेंट के थ्रू बताना कि क्या है। एक मैंने इससे पहले इससे क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, आपसे ये क्वेश्चन पूछा है, एक सेकेंड, ये वाला क्वेश्चन पूछा है। 2 क्वेश्चन हो गए, एक तो ये क्वेश्चन पूछा है आपसे 41 के अंदर एक्स्ट्रा में, और एक आपसे पूछा है 50 वाला। इसका एक्सप्रेशन क्या होता है कि जैसे मान लो ये क्वेश्चन में ऐसे लिखा हुआ है, मैं एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन समझा देता हूँ आपको। और ये 5 है और ये 8 है, इसको सॉल्व ऐसे करते हैं जैसे 7 इस वाली वैल्यू को ऊपर अंश में लिखा जाता है और इनको नीचे हर के अंदर लिखा जाता है 4 × 8। जैसे इससे सॉल्व करें तो इसका रिजल्ट आ गया 7 15/32। इससे सॉल्व करो, इससे सॉल्व करो, दोनों के बेस सेम हो गए। जैसे मान लो यहाँ अपने इसको 7 को और लिख देते हैं, जैसे ये होगा 3 और ये 2 और यहाँ रिजल्ट हो गया आपका 8। तो ये हो गया 7, 4 × 2 तो ऊपर लिखा जाएगा ये वाला, और 3 × 8 नीचे लिखा जाएगा। ये 8 कैंसिल हो गया, यहाँ से 7 15/32 और 7 की पावर 1/3। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे 15/32 प्लस 1/3, इन दोनों को सॉल्व करके इसका रिजल्ट कितना आ गया 96। 45 प्लस 32 ये हो गया आपका 77, 7 की पावर 77/96, 45 प्लस 32। अब इस हिसाब से इसका आपको आंसर बताना है। पहले इससे सॉल्व करो, यहाँ जो पावर है वो सारी की सारी ऊपर जाएंगी, और 4 यहाँ से जो पावर है वो सारी की सारी नीचे आएंगी। ये पावर सारी की सारी ऊपर लिखी जाएंगी और ये पावर सारी की सारी नीचे लिखी जाएंगी, पहला स्टेप। दूसरा, फर्स्ट का जो रिजल्ट आया, सेकंड का जो रिजल्ट आया, दोनों को कंबाइंड करके प्लस करके लिखना है। अगर ऑप्शन इनमें से नहीं है तो आप अलग से कमेंट करके बता देना कि ये वाला ऑप्शन है। अब हम बात करते हैं कि एक क्वेश्चन मैंने आपको कल एक दिया था एज वाला, उसका डिस्कशन करते हैं कि वो क्या था क्वेश्चन, फिर बाकी के क्वेश्चन अपने कल। ये क्वेश्चन था आपका, एक सेकेंड, यस, ये कह रहा है विवेक से अनिल उतना ही छोटा है जितना कि वह तरुण से बड़ा है। विवेक और तरुण की आयु का योग 48 है, तो अनिल की आयु ज्ञात करें। हमने लिख दिया विवेक, अनिल और तरुण, जो रेड में लिखा हुआ है। दोनों का एज 48 है, ये ठीक बीच में है अरुण, तो फिर ठीक बीच का मतलब क्या हुआ, एवरेज 48 को 2 से डिवाइड किया 24। मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि अरुण जो बीच में, अनिल जो बीच में है, अनिल है, उसका वरुण और तरुण के साथ, विवेक और तरुण के साथ, सॉरी विवेक, अनिल और तरुण 3 है, विवेक और तरुण के साथ एज का डिफरेंस बताना है। 10, 20, 30 ज्ञात नहीं कर सकते। अब आप देखो कि 2 वैल्यू है,
वरुण और तरुण का जो रिजल्ट है वो आपको यहाँ टोटल दे रखा है, कितना दे रखा है, टोटल दे रखा है 48। अब दो इक्वेशन है, जैसे मान लो आप ऐसे समझो कि x प्लस वाई है ये और इसका रिजल्ट है 48। मैथ्स ये कहता है कि जितने अननोन हो एटलीस्ट उतनी ही इक्वेशन होनी चाहिए। अगर x प्लस वाई 48 है तो यहाँ इसको सॉल्व करने के लिए एक एक्सप्रेशन और होना चाहिए था, वो हमारे पास है नहीं। इसका मतलब इसका रिजल्ट तो 40 और 8 भी हो सकता है, आपका 45 और 3 भी हो सकता है, दोनों मतलब एक 30 और दूसरा 18 भी हो सकता है। ऐसे तो बहुत सारे रिजल्ट हैं, एज आपकी पॉइंट्स में भी हो सकती है। इसका मतलब हम इसका एग्जैक्ट आंसर नहीं निकाल सकते। एग्जैक्ट आंसर आप तभी निकालोगे जब आपके पास दो इक्वेशन होंगे। तो इसका मतलब इसका जो आंसर होगा, जब इसका एग्जैक्ट आंसर आप नहीं निकाल सकते जब इन दोनों का टोटल हमें पता है लेकिन इसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या है वो आप नहीं बता सकते, तो आप इनका डिफरेंस कैसे बता दोगे? भाई कोई रिजल्ट फिक्स होगा तभी तो आप उसका डिफरेंस बता सकते हैं। अगर कोई वैल्यू फिक्स ही नहीं है, विवेक की एज कितनी है पता नहीं, तरुण की एज कितनी है पता नहीं, जब पता नहीं है तो आप अनिल का एज उसके साथ क्या डिफरेंस बताओगे? तो इसका मतलब आंसर क्या होगा, कांट बी डिटरमाइंड, हम ज्ञात नहीं कर सकते। कई बच्चों के आंसर, जिन्होंने भी कमेंट किया सबके राइट हैं, बहुत अच्छी बात है, आप बहुत बढ़िया पढ़ाई कर रहे हैं भाई। इसका आंसर क्या होगा, सी एंड डी, कांट बी डिटरमाइंड। तो आज के दोनों क्वेश्चनों के आंसर आप देना, नेक्स्ट वीडियो में अपने 51 से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। थैंक यू।